नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा। जीडीपी गिरने की खबर सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पर मौसम का तापमान गिर गया हो, लेकिन इसके गिरने से राजनीतिक तापमान बहुत ही जल्द बढ़ जाता है। पिछले कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि भारत की जीडीपी 23.9% गिर गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जीडीपी है क्या, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, किस वजह से इतना ज़्यादा जीडीपी भारत का गिरा है और इसमें कैसे सुधार हो सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे जीडीपी का पूरा नाम यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। ये किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जबरदस्त पैमाना होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके प्रमुख 3 घटक हैं: सर्विसेज यानी सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, जिसमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर होनी चाहिए। ये आंकड़ा देश के आर्थिक तरक्की का संकेत देता है। आसान शब्दों में कहें तो जीडीपी अगर बढ़ा है तो देश का आर्थिक विकास हो रहा है, और अगर जीडीपी घटा है तो देश की आर्थिक माली हालत सही नहीं है। जीडीपी बढ़ने का आंकड़ा दर्शाता है कि देश की आर्थिक विकास दर कैसे है। अगर ये आंकड़ा पिछले तिमाही के मुकाबले बढ़ा है तो देश का आर्थिक विकास हो रहा है, और अगर ये पिछली तिमाही के मुकाबले घटा है तो यानी देश की आर्थिक हालत सुस्त है। जीडीपी के आंकड़ों को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत के 3-4 राज्य ऐसे हैं जो देश की जीडीपी में अपना सर्वाधिक योगदान देते हैं। इसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक और गुजरात आते हैं। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ बड़े कॉरपोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के मुख्यालय हैं। व्यूअरशिप के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड मुंबई में है। महाराष्ट्र देश में काटन, गन्ने और केले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये राज्य बड़े बाजारों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय और 7 घरेलू हवाई अड्डे हैं। करीब 3 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है और 6,165 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। राज्य का समुद्र तट 720 किलोमीटर लंबा है और 55 बंदरगाह हैं, जहाँ देश का करीब 22% कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है। 2017-18 में महाराष्ट्र की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 387 अरब था और राज्य ने देश की जीडीपी में 15% की हिस्सेदारी की थी। लेकिन कोरोना ने महाराष्ट्र को बुरी तरह प्रभावित किया। अब तक सबसे ज्यादा मामले यहीं पर सामने आए। कोरोना मामलों को नियंत्रित करने के लिए लगाए लॉकडाउन का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कोरोना ने महाराष्ट्र को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। यहाँ पर सभी काम धंधे पूरी तरीके से बंद हो गए थे। कोरोना मामलों को नियंत्रित करने के लिए लगाए लॉकडाउन का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। सब काम धंधे ठप हो गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री बंद है, आयात निर्यात का काम रुका हुआ है। इस सब से राज्य को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान 10% कृषि, उद्योग में 26%, सेवा क्षेत्र में 64% का है। यहाँ कृषि कुल आबादी के 51% भाग को रोजगार प्रदान करती है। उसके बाद सेवा क्षेत्र में 40% और 19% लोगों को उद्योग द्वारा रोजगार प्रदान किया जाता है। बात अगर तमिलनाडु की करें तो इस राज्य के पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस राज्य का रेल और रोड नेटवर्क जबरदस्त है। साथ ही यहाँ 7 हवाई अड्डे हैं। तमिलनाडु के पास 1076 किलोमीटर यानी देश का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है। यहाँ 4 मेजर और 22 नॉन मेजर पोर्ट हैं। 2017-18 में भारत से हुए कुल ऑटो निर्यात का 45% भाग तमिलनाडु से हुआ था। पैसेंजर वाहनों के मामले में भी तमिलनाडु एक्सपोर्ट हब है। पैसेंजर वाहनों के मामले में भारत के कुल निर्यात का 70% भाग तमिलनाडु करता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारत की ऑटोमोबाइल कैपिटल है। तमिलनाडु देश में सबसे ज़्यादा टायर बनाता है। 2017-18 में तमिलनाडु की जीएसडीपी 30.7 अरब डॉलर थी। तमिलनाडु इस देश का दूसरा सबसे ज़्यादा जीएसडीपी वाला राज्य है। लेकिन कोरोना ने तमिलनाडु को काफ़ी प्रभावित किया है, जिससे बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से सभी आर्थिक गतिविधियाँ बंद हुई, फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ी और बुरे दौर चल रहा है। ऑटो सेक्टर और बुरी स्थिति में आ गया है। इससे राज्य को आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। इस राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक 45% होता है। इसके बाद उद्योग क्षेत्र में 34% और कृषि में 21% का योगदान होता है। इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक 45% का योगदान है। इसके बाद उद्योग क्षेत्र में 34% और कृषि में 21% का नंबर आता है। यह राज्य कारखानों और औद्योगिक श्रमिकों की संख्या के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। अब बात गुजरात की करते हैं। गुजरात कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का हब जामनगर में है। इसके अलावा प्रोसेस्ड डायमंड में ग्लोबल लीडर है और इसके अलावा
डेनिम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। गुजरात सरकार की माने तो राज्य में 30,000 से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं, 560 कोल्ड स्टोरेज और फिश प्रोसेसिंग यूनिट हैं। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक देश में लॉजिस्टिक के मामले में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात में 49 बंदरगाह हैं, जिसमें एक मेजर पोर्ट है और 48 नॉन मेजर पोर्ट हैं। राज्य में 17 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। 2017-18 में गुजरात में 66.8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट दर्ज किया गया, जो भारत के कुल निर्यात के 22% से भी अधिक है। 2016-17 के आंकड़ों को देखें तो गुजरात की जीएसडीपी 173 अरब डॉलर की थी, लेकिन कोरोना के मार के चलते इन सभी आर्थिक गतिविधियों को रोकना पड़ा, जिसका नुकसान गुजरात को हुआ और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर हुआ। अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक इस देश का तीसरा सबसे धनी राज्य है। 2017-18 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ की जीएसडीपी 190 अरब डॉलर थी। यह आश्चर्यजनक है कि कर्नाटक के प्रति व्यक्ति की आय महाराष्ट्र के बराबर है, यानी कि 2200 अमेरिकी डॉलर, जो कि राष्ट्रीय औसत 1750 से अधिक है। कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में प्रमुख 3 योगदानकर्ता क्षेत्र जो हैं वो हैं सेवा क्षेत्र, जिसमें 63% है, उद्योग क्षेत्र 24% है और कृषि क्षेत्र में 13% है। कर्नाटक भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी अग्रणी है। इसकी राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी होने के बाद भी कृषि सबसे अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार प्रदान करता है। दिल्ली की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये दूसरे नंबर पर है और सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे क्षेत्रों में से एक है। 2018-19 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का ग्रोथ रेट 12.82% रहा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर्यटकों के बीच खासी लोकप्रिय भी है। साल भर यहाँ ट्रेड फेयर और कॉन्वेंस भी होते रहते हैं। यहाँ आकर्षित रियल एस्टेट मार्केट भी है और एग्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को लेकर बड़ी संभावनाएं भी हैं। दिल्ली और आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन को पशुधन और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की डेयरी में प्रतिदिन 3 मिलियन लीटर दूध की क्षमता है। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भी दिल्ली में है। 2018-19 में दिल्ली की जीएसडीपी 109 अरब डॉलर थी, लेकिन कोरोना के चलते मेट्रो रेल को बंद करना पड़ा, पर्यटक रुक गए, व्यापारिक गतिविधियां भी रुक गई। इन सब से दिल्ली और फिर देश की अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ा। अब आपको एक बार हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इन राज्यों में कितने कोरोना के मामले आए जिससे कि अर्थव्यवस्था पर इतना खासा प्रभाव पड़ा और इन राज्यों की जीएसडीपी ग्रोथ रेट एकदम से तबाह हो गई। महाराष्ट्र में तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से कोरोना की सबसे ज़्यादा चोट वहां पर पहुंची। 8.5 लाख के करीब वहां पर मामले सामने आए। इसके बाद तमिलनाडु में 4,46,000 से अधिक मामले सामने आए। कर्नाटक में 3,70,000, गुजरात में 1 लाख के ऊपर और दिल्ली में 1,88,000 कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि बीच में दिल्ली की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। यहाँ पर रिकवरी रेट 90% से ऊपर पहुँच गया था, लेकिन अभी फिर यहाँ पर कोरोना के केस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज 24 घंटे के भीतर 2,000 से अधिक मामले आए हैं। इन सभी पर लोगों का प्रश्न ये है कि जब विदेशी मुद्रा भंडार भी भरा हुआ है और तेल के दाम भी स्थिर हैं, तो फिर अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से क्यों डगमगा गई है। तो समझिए सबसे पहले कि यही वो 3-4 राज्य हैं जिनकी खुद की जीएसडीपी भारत की जीडीपी में 50% से अधिक सहयोग करती है। और जब इन राज्यों की अर्थव्यवस्था ही पूर्ण रूप से चरमरा गई है तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत सरकार के पास एक तरीका ये है कि वो नोट छपवा दें और फिर जब अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार होगा तो वही नोट फिर वापस हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है वो उनका एक अपना आर्थिक पैकेज है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन इसका भी कोई तात्कालिक प्रभाव अभी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी कदम जो है अर्थव्यवस्था के सुधार में वो ये है कि जो आपके 3-4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य हैं आपकी जीडीपी को लेकर, इनमें जितना जल्दी सुधार कर लिया जाए, रिकवरी कर लिया जाए, अर्थव्यवस्था उतनी जल्दी ठीक हो सकती है। नहीं तो इसका प्रभाव 1-2 साल नहीं अगले 10 सालों तक असर पड़ेगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री आपकी एक तरीके से लगभग बंद हो गई है। सारी फिल्मों को ऑनलाइन कर दिया गया है, यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको ला दिया गया है। लेकिन जो कमाई सिनेमा जगत से होती थी वो डिजिटल जगत से उतनी नहीं हो पा रही है। जो भरपाई वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से लोग काम करके कर रहे थे, सरकार को टैक्स और सारी चीज़ें मिल रही थी, वो अब नहीं मिल पा रही। तो आज हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि 2020 और 21 की पहली तिमाही के जो जीडीपी के आंकड़े आए उनके गिरने की सबसे बड़ी वजह
क्या थी और इसमें संभावित उपाय क्या है, कैसे रिकवरी करके या नोट छपवाकर जो अर्थशास्त्रियों द्वारा कहा जा रहा है, इससे भारत सरकार अर्थव्यवस्था को बचा सकती है। अगले वीडियो में हम फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।